अब करते हैं पार्ट 2। यह है पार्ट 2। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 का ज्ञात करना है हमको एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये पार्ट 2 है इसका। जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट है। 12, 15 तथा 21 इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए इनके अलग अलग करके फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 2 से 3 से 3 एकम 3। ऐसे ही अब 15 के 3 से 5 से करेंगे। 5 से 15, 3 एकम 3। अब ऐसे ही 21 के 3 से 21, 7 एकम 7। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में रखने के लिए इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? अब इनके गुणनखंडों को लगाना पड़ेगा। तो अब लगाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 12। 12 के बराबर में गुणनखंड लिख देंगे। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कितनी घात आएंगी? 2, क्योंकि 2 जगह है इसलिए 2 घात आई। ऐसे ही अब 15। 15 में 5 गुना 3, 5 की भी एक घात, 3 की भी एक घात। जितनी बार 21 की भी देखो, 3 की एक घात, 7 की भी एक घात, क्योंकि एक ही फैक्टर है 7 का। तो ऐसे करना है। अब लिखना है क्या? 12, 15 तथा 21 का एचसीएफ। सबसे शुरू में एचसीएफ निकालना। और एचसीएफ वो होता है जो कॉमन हो, जो प्रत्येक पद में हो। जैसे कि 2 की 2 3 3 3, देखो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इनमें से एक आ जाएगा, एक घात। और जब एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ में छोटी घात ले जाओ। एचसीएफ में हमेशा संख्याओं की छोटी घात ले जा, जो कि 2 3, जैसे कि सभी जगह है संख्या, कहीं एक घात हो, कहीं 2 घात, कहीं 3 घात, तो उसमें से केवल एक घात लेंगे छोटे वाली। ठीक है भाई। एचसीएफ में, एलसीएफ में हमेशा बड़ी घात ले लें। अब 12, 15 तथा 21 का एलसीएम। अब की बार है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो तीनों ही जगह था, कॉमन था, एचसीएफ था, वो तो लिख लेंगे जूँ का तू। अब जो ऊपर बच रहा है इसे भी लिख लो। 2 की पावर 2 गुणा इसकी नीचली लाइन में जो बच रहा है उसे भी लिख लो। 5 की पावर 1 इसके नीचली लाइन में जो बच रहा है उसे भी लिख लो। 7 की पावर 1। तो सभी के बचे हुए सभी लिख लेने और सबकी कर देनी अब मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 3 चौक 12, 12 पंजे 60। अब 60 गुना 7। अब 7 की 60 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 0 0, 7 छंग 42। तो 420 आ गया इनका एलसीएम। तो एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है। अब करते हैं इसको रफ, और आप अच्छे से देखते रहें। जो समझ में ना आए उसे कमेंट कर दें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड, तीसरे का सेकंड है। 17, 23 और 29 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले फैक्टर करने पड़ेंगे 17 के। तो 17 एकम 17, तो एक बार। ऐसे ही 23 का, तो इसे भी 23 23 डिवाइड कर देंगे। 23 एकम 23, अब ये डिवाइड हो गया। अब 29 का, अब 29 से डिवाइड कर देंगे 29 को। 29 एकम 29, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से इकट्ठे हैं या फिर एक से इकट्ठे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा। अब 17 के फैक्टर 17, 21 के फैक्टर 23 के फैक्टर 23, और 29 के फैक्टर भी 29 ही आ जाएंगे। इनकी एक घात लगा लेंगे, ज़्यादा करेंगे। अब क्या लिखेंगे? 17, 23 तथा 29 का एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ निकालना। जब ऐसी कंडीशन आएगी, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछेगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी जगह पर एक आता है एचसीएफ, तो एक ले लेना, क्योंकि तीनों जगह कोई भी एक संख्या नहीं है। अब 17, 23 तथा 29 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? इन सब की गुणा, क्योंकि जो जो बचा रहा है उसे सबको ले लें। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, 23 गुणा 29। अब ऐसे करना आपको। अब इनकी गुणा करेंगे जब 17 की 23 में, तो 17 51 का 1 का हासिल को 5, और 17 दूनी 34 और 5 39, और गुणा में 29। अब 29 की 391 में गुणा करेंगे तो जो आएगा वो है 11,339। ठीक है। तो अब आप इसको अच्छे से देखते रहें। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। अब ये क्वेश्चन है 8, 9 तथा 25 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए।
अब सबसे पहले गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, तो 8 के डिवाइड कर लेंगे, ऐसे ही 9 को भी करना है, फिर ऐसे ही 25 को करना है। सबसे पहले 8 को करते हैं, तो 8 किससे कटेगा? सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या 2 से, तो 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1। ऐसे ही 9 किससे कटेगा? 3 से, 3 3 9 3 एकम 3, ऐसे ही 25, 5 था 5 एकम 5, 5 5 25। अब इनके फैक्टर नीचे लिखने हैं आपको, 2 की पावर 3 क्योंकि 3 जगह है। ऐसे ही 9 में क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2 क्योंकि 2 जगह है। ऐसे ही 5 की पावर भी 2 आ जाएगा। अब सिंपली लिखना क्या? 8, 9 तथा 25 का HCF। सबसे पहले HCF ज्ञात करना, तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए क्या आ जाएगा? HCF 1। अब 8, 9 तथा 25 का LCM। अब की बार LCM में क्या होगा? सबकी गुणा हो जाएगी इनकी, तो जो तीनों में बच रहा सबको उतार लो, सारे ही बच रहे। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, पावर का मतलब घात। 2 की पावर 3 को कहते हैं 8, 3 की पावर 2 कहते हैं 9, और 5 की पावर 2 क्या है? 25। अब 9 8 72 गुणा में 25। अब 25 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 की 0, हासिल को 5, 25 7 175, 175 और 5 180, इसलिए हो जाएगा 1800। ये आपका आंसर है। अब इसको रफ करते हैं। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? HCF ज्ञात कीजिए 306,657 का HCF तो दे रखा है 9, और इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना। आपको दो संख्या दे रखी 306 और 657, इनका HCF आपको दिया 9, जबकि क्या ज्ञात करना? LCM। तो इसे ज्ञात करने के लिए इसके लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है? ये सब कुछ हमें दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा। अब सूत्र है इसके लिए, तो सूत्र क्या है? दोनों इधर लिख लो, HCF गुणा में LCM बराबर जो दो संख्या दे रखी है इनका, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपको अच्छे से प्यार से सीखते रहना है, बिल्कुल प्यार से और इजी वे में सिखाया गया आपको। बिल्कुल भी टाइम को नहीं देखा गया कि कितना टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो HCF निकाल लेंगे, कितना? 9। LCM ज्ञात करना, ये जूँ का तूँ। दोनों संख्याओं की गुणा का मतलब है 306 और गुणा में लगा के 657 लिख लेंगे। अब देखो 9 LCM की गुणा में है, 9 LCM की गुणा में, और गुणा वाला इधर जा भाग में, तो इसलिए LCM बराबर 306 गुणा 657 और बटे में 9। अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 306 को डिवाइड करेंगे, 9 3 27 बचे 4 3 हो गए 36, 9 चौक 36। अब 34 और 657 की कर लेंगे गुणा। कैसे? देखो अब LCM बराबर 34 गुणा 657। अब 34 की 657 में गुणा करते हैं, तो जैसे गुणा करते हैं सिंपली ऐसे ही कर लेंगे। 34 की 4 से 28 का 8 का हासिल को 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 का हासिल को 2, 4 6 की 24 और 2 26 गुणा 3 7 21 का 1 का हासिल को 2, 3 5 15 2 17 का 7 का हासिल को 1, 3 6 18 और 1 19। अब इनको ऐड कर लेंगे, 8 3 7 6 13 का 3 का हासिल को 1, 9 2 11 1 12 का 2 का हासिल को 1 1 और 1 2। अभी आ गया 22,338। ये आपका LCM, और जो ऊपर निकाला था वो है आपका HCF जो कि निकाल रखा था 9। अब करते हैं इसकी उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या करना पड़ता है? दोनों संख्याओं की गुणा तो एक तरफ लिखनी और HCF गुणा LCM एक तरफ लिखना। तो दोनों संख्या क्या है? 306 गुणा 657। तो इन दोनों संख्या गुणा जो आओगी वही HCF कितना? 9 गुणा में LCM 22,338। इनकी गुणा करके जो दोनों ही करते हैं इनकी गुणा, 9 की और 22,338 की। 9 8 72 का 2 का हासिल को 7, 9 3 27 और 7 34, 9 3 27 3 30 की 0 हासिल को 2, 9 दूनी 18 3 21 का 1 का हासिल को 2, 9 दूनी 18 और 2 20। तो आपकी गुणा क्या आई? आपकी गुणा आ गई 20,000 2,01,042।
तो 20 10 42 इधर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। LHS बराबर है RHS के। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब करते हैं इसको रफ। रफ करने के बाद आपको इतना क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर समाप्त हो सकती है तो ठीक है, अन्यथा देखते हैं। तो एक लैंग्वेज का सवाल है, जैसा कि लैंग्वेज का मतलब भाषा का सवाल है। इसमें हमें बहुत सी भाषा लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे इसको देखो। तो नंबर फर्स्ट पे ही हल में चल जाएगा। यदि किसी संख्या n के लिए 6 की पावर n, यदि किसी संख्या n के लिए 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड जो गुणनखंड निकालते हैं काट कर, अभाज्य गुणनखंडों में 5 तथा 2 अवश्य आएगा। तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें 5 और 2 जरूर आएगा, 5 और 2 जरूर आएगा। तो अब क्या करते हैं, लेकिन जो 6 की पावर n है, जब इसके अभाज्य गुणनखंड किए गए तो इसके तो अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 2 ही आए। इसमें तो 5 और 2 है ही नहीं, केवल 2 है। केवल इसके 6 के करेंगे, जैसा 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो इन्हें यहाँ लिख लेंगे, ये है अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें 5 नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 पर समाप्त नहीं होने का है। कैसे देखो, जैसे 5 0 है तो इसे तोड़ना पड़ेगा। जब क्या करेंगे, 5 तक कट सका 10 से, और 10 5 से और 2 से। जब 5 और 2 की गुणा करें जब भी तो 0 बने। 5 दूनी 10, 10 की 0। अगर यही नहीं रहने का 5 और 2 का जोड़ा तो कैसे आप 0 बना लोगे। तो इसलिए अब क्या निष्कर्ष निकलेगा इससे निष्कर्ष निकलेगा कि अतः संख्या 6 की पावर n में 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है जी, 5 नहीं है तो इसका मतलब 5 का गुणनखंड नहीं है। अतः 6 की पावर n में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 0 या 0 पर समाप्त हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त हो। इसको ऐसे ही उतार लेना है। अब करते हैं इसको रफ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 प्लस के 13 बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसको जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या है। इसको पूछ रहा है कि भाज्य क्यों है ये। तो भाज्य और अभाज्य का ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले कौन सी लिखते हैं, अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको बताते हैं कैसी होती है अभाज्य संख्या। जब तक आपको अभाज्य और भाज्य के बारे में नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर लें। ऐसी सभी संख्याएं, तो यह अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है। ऐसी सभी संख्याएं
जो ऐसी सभी संख्याएं जिनके केवल दो अभाज्य गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी सभी संख्याएं जिनके केवल दो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जैसे दो के देखो, दो ये सिर्फ दो से डिवाइड हो सके और एक से, दो और एक के अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कटने का। ऐसे ही तीन देखो, तीन केवल तीन से और एक से कट सके। ऐसे ही पाँच देखो, पाँच भी एक से और पाँच से ही कट सके। तो ऐसी संख्या जो केवल खुद से और एक से कटे वह संख्या क्या कहलावे? अभाज्य संख्या। लेकिन छः को देखो, छः से भी कट जाएगा पहले तो, छः कम छः, फिर तीन से कट जाएगा, तीन दूनी छः, फिर दो से कट जाएगा, दो तिया छः, और एक से भी कट जाएगा क्योंकि एक छिक्का छः। तो जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे उसे कहेंगे भाज्य। अब लिखते हैं इसका एग्जाम्पल में कौन कौन सी संख्या आएंगी इसमें। तो सबसे शुरू की संख्या है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे ही चलती रहेंगी। तो बहुत सी अनंत तक हैं। जो भी संख्या किसी संख्या से ना कटे, खुद से और एक से कटे, वह कौन सी है? अभाज्य। अब करते हैं भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या के बारे में देखना पड़ेगा अब आपको। तो भाज्य की उल्टी भाज्य अभाज्य। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन होगी, अब लिखो भाज्य की। ऐसी सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या कहलाती है। जिनके भी दो से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, कौन से कहलाएंगे वे? भाज्य। जिनके दो होंगे केवल, वे कहलाएंगे अभाज्य। जैसे कि आप देखो 4 के, 6 के, 9 के, 4 के टुकड़े करो तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 4 से, 4 एकम 4। ऐसे ही ये 2 से, 2 दूनी 4, ऐसे ही 1 से। तो देखो 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं आगे, कितना है इसके? 3 नहीं आगे, तो इसलिए ये क्या है? एक भाज्य संख्या। ऐसे ही 9 के देखो, 3, 9 से कटेगा शुरू में, फिर 3 से, फिर 1 से। देखो 2 से ज़्यादा नहीं आगे गुणनखंड। जिस भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है वही कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है वही। तो भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, अरे अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड। तो भाज्य सिद्ध करके दिखानी। तो भाज्य के क्या होंगे? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे वह भाज्य कहलाओगी। तो इसलिए इसके गुणनखंड कितने आने चाहिए? 2 से अधिक। लेकिन जिसके 2 हो वह हो जाएगी कौन सी? अभाज्य। तो हमें तो भाज्य सिद्ध करनी। तो इसलिए देखो अब इनकी गुणा कर लेंगे। 11 सत्ते 77। अब है ये आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या करना? इनकी गुणा कर लेनी और जो जोड़ का उसे जोड़ लेना। अब इसकी करेंगे तो तथा इसकी भी करते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि दोनों संख्या करके दिखानी। तो 7 छंग 42 और आगे देखो 5 चौक 20 और 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो ये आ गए 6 और प्लस के 5। अब ऐसे ही गुणा करते रहना आपको। अब इसकी 13 की 77 में करेंगे। 13 सत्ते 91 का 1 का हासिल को 9, 13 सत्ते 91 और 9 100। अब प्लस के 13 के साथ तथा। अब 42 की जब 20 में करोगे कितना होगा? 20 छक्के 120 कर लो पहले। तो 20 छक्के 120 प्लस के 5, ऐसे ही इसे जोड़ लो। तो 101 में 1001 में 13 जोड़ोगे तो 1014 तथा इसकी गुणा कर लो। अब 0 का 0, 12 दूनी 24 का 4 का हासिल को 2, 12 चौक 48 और 2 50। अब प्लस के 5। अब इसके क्या करेंगे हम? आपको मैं इसके फैक्टर करके दिखाऊंगा। इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनने या नहीं। अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन जाएंगे तो एक भाज्य बन जाएगी। अगर नहीं बनेंगे तो ये कैसी रहेगी? अभाज्य। अब 5 की गुणा इसमें करी, जो 5 जोड़ लिया तो हो गया इतना।
5 50 45। अब 50 45 के अलग फैक्टर करेंगे और इसके अलग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, ना चलने की 0 और 2 सत्ते 14। अब ऐसे ही इसको कर लेंगे 5 से, 5 एकम 5, 0 के 0, अब ना चलने की 0 और 5 नम 45। अब देखो ये 5 से भी डिवाइड होगा, ये खुद से भी कटेगा, 2 से भी कट गए, जो ये संख्या थी ये बन गई 1024 14। अब ये 2 से भी कट गई, ऐसे ये 5 से कट गई। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, जब 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे तो क्या लिख देंगे, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए कहा गुणनखंड की, इसके 2 से अधिक आ रहे तो इसके क्या क्या गुणनखंड आ रहे, 2 से डिवाइड हो रहा है और ये 507 से डिवाइड हो रहा और खुद से 1014 से तो हो ही रहा है। ठीक है जी। तो देखो 3 नहीं हो गए, और से भी हो जाएगा, 1 से भी हो रहा, 4 नहीं हो गए। तो जब ऐसी कंडीशन आ गई, ऐसे इसके देखो सबसे पहले किससे हो रही, 5045 खुद से, फिर किससे हुई है 5 से, जी 5 से करके जो आया था फिर उससे, तो क्या आया था वो 1009। ऐसे ही अब 1 से भी हो जाएगी। तो 2 से अधिक गुणनखंड है इसके, और पहली संख्या के भी 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए क्या करेंगे, अब बस एक लाइन लिख देंगे, जो अभी डेफिनेशन लिखवाई वही लिखनी पड़ेगी। ये दोनों संख्याएं भाज्य है। भाज्य क्यों है, क्योंकि अभी आपको कंडीशन सिखाई, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 से अभाज्य गुणनखंडों में 2 से अधिक अंक हैं, 2 से अधिक अंक हैं या फिर 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो देखो इसमें 4 है, 5 है, और भी हो सकें। तो जब भी 2 से अधिक हो जाएंगे उसे कहेंगे भाज्य संख्या। अब इसको ऐसे ही कर लेना है आपको। अब करते हैं हम आपका जो 1014 आया था ना, इसके फैक्टर किए, फिर जब भी 2 से अधिक आ जाएंगे क्या कर देंगे, तो समझ लेना क्या, ये भी एक भाज्य संख्या। आपको बस याद रखना 2 से अधिक तो भाज्य और 2 हैं तो अभाज्य। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ते हैं। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वह प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, ये पूछ रहा। तो अब इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, क्योंकि लैंग्वेज का सवाल है। तो लैंग्वेज बनाने के लिए क्या करेंगे, तो भाई चक्कर, तो सोनिया ने कितने चक्कर लगाए, एक ही चक्कर लगाया, लेकिन कितनी देर में लगाया, कितने समय में लगाया, 18 मिनट में। तो वही लिखना, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, बराबर 18 मिनट। तो कितना समय लगा उसे, 18 मिनट। ऐसे ही रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो एक चक्कर कितनी देर में लगाया इसने, तो इसने लगाया 12 मिनट में। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या, 12 मिनट, क्योंकि इसने 12 मिनट में लगाया। अब इसने 18 में, इस रवि ने 12 में। दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू हुए थे और एक ही दिशा में चले और एक ही समय पर चले। तो वही बात हम अब लिखते हैं क्या, सोनिया तथा रवि, सोनिया तथा रवि एक ही समय पर, दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं या फिर चलना शुरू करते हैं। एक ही समय पर शुरू करा है इन्होंने चलना। ऐसे ही आगे क्या लिख रहा, तथा एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलते हैं। तो इस समय भी एक ही है, दिशा भी एक ही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों द्वारा
या फिर हम दोनों द्वारा लिया गया समय, इन दोनों द्वारा लिया गया समय। जब ये दोनों एक ही जगह पर मिले तो वो समय कितना है वो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समयों का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम। इन दोनों द्वारा लिया गया समय का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 18 और 12 के फैक्टर कर लेंगे। तो जब केवल एलसीएम ज्ञात करना तो दोनों को एक जगह रख के करेंगे, ठीक है। अगर एचसीएफ एलसीएम पूछे तो दोनों को अलग अलग। तो किससे कट रहा है, 2 से, 2 नम 18, 2 6 की 12। अब 3 से, अब 3 से काटो, 3 दूनी 3 3 हो, 3 दूनी 6। अब काटने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को डिवाइड। अब लिख लेंगे 18 तथा 12 का एलसीएम बराबर 2 गुना, इन सबको लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 2। अब जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या आने वाला, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। तो आपका आंसर आएगा 36 मिनट। अब इसे आंसर बनाने के लिए क्या करेंगे, अतः सोनिया तथा रवि दोनों, दोबारा पहले स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद पहले ही स्थान पर मिलेंगे मैं अपने, ठीक है भाई। तो 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे आपको बिल्कुल प्यार से करते रहना है। तो 36 मिनट आपका आंसर है। तो बिल्कुल ही अच्छे से करें अपने क्वेश्चनों को और नोटबुक अपनी बनाते रहें। आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।